हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। साथियों, 2 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में एक शानदार जजमेंट दिया गया और एक नई व्यवस्था दी गई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केसेस के बारे में। आज के इस एपिसोड में मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी बेहतरीन जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी कोर्ट ज्वाइन की है, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अगर आपका कोई डोमेस्टिक वायलेंस का इस तरीके का कोई केस चल रहा है, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। ये बहुत ही एकेडमिक वीडियो होने वाला है। अगर आप किसी जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, तो भी आपको एक लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है इस जजमेंट में और उसकी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा फाइनली क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं। साथ ही उससे पहले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करें, सबसे पहले हम केस के फैक्ट को देख लेते हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। एक मामला था हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते। मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है तो कई तरीके के मुकदमे आ जाते हैं। 498, DV एक्ट, 125 मेंटेनेंस, ये तमाम केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ के बीच में विवाद के चलते मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। मेंटेनेंस के मुकदमे के दौरान ही कुछ रिलेटिव्स के बीच में पड़ जाने से आपस में सेटलमेंट हो जाता है और वाइफ 1,50,000 वन टाइम मेंटेनेंस लेकर के 125 के मुकदमे को विड्रॉ कर लेती है। एक एप्लीकेशन वाइफ के द्वारा दी जाती है कि अब मैं इस मुकदमे को आगे नहीं चलाना चाहती, और 1,50,000 रुपया जो वन टाइम मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से लिया गया था, उसका भी जिक्र किया जाता है। इसके लगभग 8 सालों के बाद वाइफ के द्वारा DV एक्ट का यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक कंप्लेन दाखिल कर दी जाती है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा DV एक्ट के केस में सेक्शन 23 की एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए 3,000 रुपया पर मंथ एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर भी कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की एप्लीकेशन पे जो एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जाता है 3,000 रुपीज पर मंथ, उस ऑर्डर को सेशन कोर्ट के समक्ष सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत चैलेंज किया जाता है, अपील दाखिल की जाती है। यहीं पे लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, अभी उसके बारे में बातचीत करेंगे। सेक्शन 29 DV एक्ट के तहत जब अपील दाखिल की जाती है तो सेशन न्यायालय के द्वारा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया जाता है और अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। सेशन कोर्ट के इस अपील डिसमिसल ऑर्डर और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सेक्शन 23 के ऑर्डर दोनों के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। क्रिमिनल रिवीजन नंबर 4777/2023। यह केस था राम कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब दोस्तों, यहां पे कौन सा लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। अब साथियों, हाई कोर्ट में जो सवाल एराइज होता है, जैसा कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत किसी भी धारा में कोई भी ऑर्डर किया जाए तो वह सेक्शन 29 के तहत अपीलेबल ऑर्डर होता है। सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। फर्स्ट अपील सेशन कोर्ट में दाखिल की जाएगी, उसके बाद हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी। लेकिन इस केस में हाई कोर्ट में अपील दाखिल नहीं की गई, क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया। तो कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो लीगल सवाल था, जिसको कोर्ट को तय करना था, कि जो क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया है सेक्शन 23 के ऑर्डर के खिलाफ और जो अपील डिसमिस की गई इन दोनों के ऑर्डर के खिलाफ, तो यहां पर क्रिमिनल रिवीजन मेंटेनेबल है कि नहीं है, यह हाई कोर्ट को देखना था। दूसरी तरफ जिसने क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया था, उनके एडवोकेट के द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस फैक्ट को ओवरलुक किया कि वाइफ वन टाइम मेंटेनेंस 1,50,000 रुपीज अपने हस्बैंड से ले चुकी थी और 8 साल तक बैठी रही। 8 साल के बाद DV एक्ट में केस फाइल कर दिया। ये डिले एक्सप्लेन नहीं किया कि 8 साल का डिले क्यों हुआ।
और सेशन कोर्ट ने भी अपील में इन फैक्ट्स को ध्यान नहीं दिया। लिहाजा मजिस्ट्रेट की न्यायालय और सेशन कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पारित किया गया है, दोनों ऑर्डर को क्वेश किया जाए, यह आर्गुमेंट किया जाता है रिविजनिस्ट के एडवोकेट के द्वारा। जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे, स्टेट की तरफ से जो अपीयर हुए थे और जो वाइफ के एडवोकेट थे, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि क्रिमिनल रिवीजन दाखिल नहीं किया जा सकता। डीवी एक्ट का हर आदेश सेक्शन 29 के तहत जरिए अपील चैलेंज किया जाता है, क्रिमिनल रिवीजन के जरिए चैलेंज नहीं किया जाता। अब देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा इस संबंध में क्या कहा गया। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा पूरे मामले के फैक्ट्स को देखा जाता है और ढेर सारे केस लॉ का जिक्र किया जाता है, जिसमें से एक केस लॉ विनोद कुमार वर्सेज स्टेट, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। और इन केसेस का जिक्र करते हुए ये कहा जाता है कि चूंकि विनोद कुमार के केस में पहले ही लार्जर बेंच के द्वारा कहा जा चुका है, लखनऊ बेंच के द्वारा, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर अपील खारिज हुई है तो उसके अगेंस्ट रिवीजन लाई करता है, रिवीजन दाखिल किया जा सकता है। और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ एक नई व्यवस्था देते हुए यह आदेश पारित किया जाता है कि डीवी एक्ट की अपील खारिज होने के विरुद्ध हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन मेंटेनेबल है, क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जा सकता है। तो साथियों, यह थी डीवी एक्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक नई व्यवस्था डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के संबंध में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट में दी गई। दोस्तों, यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ, तब तक जुड़े रहें और देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।